कभी पाकिस्तान स्टील मिल्स हमारी सनती तरक्की की सबसे बड़ी निशानी मानी जाती थी, लेकिन आज ये एक ऐसी कहानी बन चुकी है जो सबक भी देती है और अफसोस भी करवाती है। तो आज हम इस पूरी कहानी की तह तक जाएंगे कि आखिर इतना बड़ा कौमी असासा इस हाल तक पहुंचा कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो दो चीजें लिखी हैं ना, इन्हीं में पूरी कहानी छुपी है। एक तरफ एक दावा था कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और दूसरी तरफ आज की हकीकत, पैदावार बिल्कुल सिफर। यही वो फर्क है जिसने इस इदारे को तबाह कर दिया, और हम इसी को समझेंगे। तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स का ख्वाब था क्या, आखिर उसे बनाया किस सोच के साथ किया था। जरा इस प्रोजेक्ट के साइज और उससे जुड़ी उम्मीदों का अंदाजा लगाएं। 1973 में जब यह सोवियत यूनियन की मदद से बनी तो ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल पावर का सिंबल थी। 19,000 एकड़, सोचिए, 19,000 एकड़ पर फैला हुआ ये कॉम्प्लेक्स मुल्क का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट था, और प्लान ये था कि इसकी पैदावार को 5 मिलियन टन तक लेकर जाना है। मतलब विजन बहुत बड़ा था। लेकिन फिर इतना बड़ा प्लान, इतना अजीम ख्वाब नाकाम कैसे हो गया? वजह थी करप्शन। ऐसी करप्शन जिसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। और इस सब का पर्दाफाश किया एक फॉरेंसिक ऑडिट ने, जिसने बताया कि इस इदारे को अंदर ही अंदर कैसे खोखला किया जा रहा था। चचा, इस करप्शन को समझने के लिए एक टर्म है एसेट मिस अप्रोप्रिएशन। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, कंपनी के पैसे या सामान का गलत इस्तेमाल करना। जैसे फर्जी खरीदारी दिखाकर पैसे निकाल लिए, या कोई चीज़ महंगे दामों पर खरीद ली, या फिर कंपनी की चीज़ों को अपने ज़ाती काम के लिए इस्तेमाल कर लिया। बस यही सब कुछ वहां हो रहा था। और फोरेंसिक ऑडिट ने बिल्कुल यही चीजें पकड़ी। सिर्फ 3 साल, 2008 से 2011 तक, और इन 3 सालों में करप्शन के 20 से ज्यादा केसेस सामने आए। और सुनिए, इसमें कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, 35 हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स इसमें मुलव्वस पाए गए। तो सवाल यह है कि ये करप्शन होती कैसे थी? ऑडिट ने 2 बड़े तरीके बताए। पहला, जो रॉ मटेरियल खरीदा जाता था, जैसे कोयला, उसे मार्केट रेट से बहुत ज्यादा कीमत पर खरीदा जाता था। और दूसरा, जो स्टील बनता था, उसे मार्केट से कम कीमत पर अपने पसंदीदा लोगों को बेच दिया जाता था। यानी खरीदते वक्त भी नुकसान और बेचते वक्त भी नुकसान। फायदा सिर्फ चंद लोगों का हो रहा था। और इस सबसे नुकसान कितना हुआ? सीधा सीधा 7.15 अरब रुपए। इतना बड़ा नुकसान। और अफसोस की बात यह है कि इस पूरी रकम के लिए किसी एक शख्स को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, कोई पकड़ा नहीं गया। लेकिन कहानी सिर्फ पैसों की चोरी की नहीं है। एक और बहुत बड़ी वजह थी स्टील मिल्स की तबाही की, सियासी मुदाखलत। देखें, स्टील मिल्स को सिर्फ लूटने के लिए नहीं, बल्कि सियासी फायदे के लिए भी इस्तेमाल किया गया। अपने लोगों को खुश करने के लिए वहां इतनी भर्तियां की गईं, इतनी भर्तियां कि जिनकी जरूरत ही नहीं थी। नतीजा, तनख्वाहों का बिल इतना बढ़ गया कि इदारा उसे उठा ही नहीं सकता था। ये जो चार्ट नजर आ रहा है, ये इस कहानी का शायद सबसे हैरानकुन हिस्सा है। इदारे को चलाने के लिए जरूरत थी सिर्फ 1300 लोगों की, और भर्ती कितने किए गए? 30,000। जरा सोचिए, 30,000। ये तो सीधा सीधा इदारे को तबाह करने वाली बात थी। तो अब बात करते हैं नतीजे की। इस सारी करप्शन और मिसमैनेजमेंट का अंजाम क्या हुआ? कैसे ये इदारा आहिस्ता आहिस्ता बंद होने की तरफ चला गया? ये टाइमलाइन देखें, ये बताती है कि तबाही कितनी तेजी से आई। 2008 में खसारा था 16.9 अरब रुपए। 5 साल गुजरे, 2013 आया, और यह खसारा बढ़कर 118 अरब रुपए हो गया। फिर 2015 में वो दिन आया जब गैस कंपनी ने अपने पुराने बिल ना मिलने पर गैस की सप्लाई ही काट दी, और उस दिन से प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो गई, और ये रुकने का नाम नहीं लिया। 2018 तक टोटल खसारा 200 अरब रुपए से भी ऊपर चला गया। तो आज इस इदारे पर कुल कर्जा और नुकसानात का अंदाजा कितना है? तकरीबन 400 अरब रुपए। ये वो कीमत है जो इस पूरी कहानी के बाद अब मुल्क को चुकानी पड़ रही है। इतना बड़ा नुकसान हो गया, एक कौमी इदारा तबाह हो गया, तो क्या किसी से पूछगछ हुई? क्या किसी को सजा मिली? चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एहतिसाब का क्या बना। ये बहुत अहम सवाल है कि जब अरबों रुपए डूब जाएं और एक पूरा इदारा खंडर बन जाए, तो जिम्मेदारों के साथ होता क्या है? क्या हमारा निज़ाम इन लोगों को पकड़ पाता है? चलिए कुछ केसेस देखते हैं। पहली मिसाल है मोइन आफ्ताब शेख की। ये पीएसएम के साबिक चेयरमैन थे, और इन पर खरीदो फरोख्त के स्कैंडल से जुड़े 6 मुकदमा चल रहे हैं। इनका केस अभी भी ट्रायल में है। लेकिन हर केस का नतीजा एक जैसा नहीं होता।
एक और साबिक चेयरमैन थे, उस्मान फारूकी। उन पर भी करप्शन का एक अलग केस था, लेकिन उन्हें सबूत ना होने की वजह से बरी कर दिया गया। तो इससे अंदाजा होता है कि इन केसेस में सज़ा दिलवाना कितना मुश्किल काम है। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। जब एक कौमी असासा इस तरह बर्बाद होता है तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? क्या ये वो आम शहरी है जो टैक्स देता है, या वो हज़ारों मुलाजिमीन जिनकी नौकरियां चली गईं, या फिर पूरा मुल्क जिसकी मईशत को नुकसान पहुंचता है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।